आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दिल्ली में आज 3 बड़ी खबरों पर नजर रहेगी। एक तरफ जहां दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, दिल्ली में आज भी अमित शाह 4 रैलियों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह आज अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में रात 8 बजे जनसभा करेंगे, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और शिवराज चौहान भी आज कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक में शामिल होंगे। इसके अलावा आज नागरिकता कानून के विरोध में जंतर मंतर पर योगेंद्र यादव, आयशी घोष और आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा प्रदर्शन करेंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर विवादास्पद भाषण देने वाले शर्जील इमाम को लेकर है, जिसे कल बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया था और आज दिल्ली पुलिस उसे रिमांड पर दिल्ली लाएगी। महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए सड़क हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। ऑटो से टकराने के बाद कुएं में गिर गई थी मालेगांव से नासिक जा रही राज्य परिवहन की बस। लेकिन रास्ते में ही देवला के पास बस की ऑटो से टक्कर हो गई और दोनों बेकाबू होकर पास के एक कुएं में जा गिरे। हादसे के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद बस में सवार यात्रियों को बाहर निकालने के लिए वहां मौजूद लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सबसे पहले बस को रस्सियों की मदद से बांध दिया गया। इसके बाद एक एक कर 2 लोग बस पर उतरे और पीछे के हिस्से से एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पहले ये परेशान लोग। हादसे के एक दूसरे वीडियो में 3 लोग रस्सी की मदद से एक बेहोश महिला को बस से खींचते नजर आए। बस के अंदर से महिला को बाहर निकालने के बाद उसे एक चारपाई की मदद से कुएं से बाहर निकाला गया। इस बस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के ही एक सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। नासिक के कलवन इलाके में जहाँ पे ये बस का एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पे अपघात हुआ है, उस घटनास्थल पे हम खड़े हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो यहाँ पे बावड़ी है, जहाँ पे ये जो बस है वो इस बावड़ी में गिरी है और उसके नीचे जो है वो ऑटो रिक्शा थी, जिसके ऊपर ये जो बस है ये पूरी तरह से इस बावड़ी में गिरी थी। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको वीडियो दिख रहा है, वीडियो में आपको अच्छे से दिखेगा कि ये जो बावड़ी है उसकी दीवार जो है पूरी तरह से मजबूत थी, लेकिन बस जो है तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है थी आ रही थी। उसके बाद जो है रास्ते से करीबन 10 फीट अंदर जो है ये बस बावड़ी है और इस बावड़ी में जाके ये बस गिरी और उसके बाद जो है इसमें से कुल मिलाकर 20 जो प्रवासी है उसमें मौत हो चुके हैं, डेथ हो चुके हैं और 3-4 जो प्रवासी है जो लोग हैं तो इस बावड़ी में है, मगर पानी इस बावड़ी में ज़्यादा होने के कारण जो है आपत्ति के डिजास्टर के जो लोग हैं उनको यहाँ पे उनको निकालने के लिए दिक्कत आ रही है। असम को भारत से काट दे वाले बयान देने वाला जेएनयू छात्र शर्जील इमाम को आज दिल्ली लाया जाएगा और उसे साकेत कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। शर्जील इमाम को कल बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 2 दिनों की रिमांड पर दिल्ली पुलिस को सौंपा है। इससे पहले कल शर्जील के समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोगों ने नारेबाजी की। कल ही जेएनयू में भी शर्जील इमाम के समर्थन में एक मार्च निकाला गया था। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम शर्जील को लेकर पटना के महिला थाने पहुंची है। इसी महिला थाने में शर्जील को बंद रखा गया है और यहाँ पर दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे। चूंकि 48 घंटे का रिमांड है और 48 घंटे तक दिल्ली पुलिस उसे अपने पास रख सकती है। इसके बाद ही उसे दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल महिला थाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे बंद कर दिया गया है और देखिए सुरक्षा की किस कदर यहाँ व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की व्यवस्था इसी तरह से रहेगी और शर्जील इमाम से अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो पूछताछ करेगी। विवादास्पद भाषण देने के मामले में फरार चल रहे जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम को बिहार के जहानाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। शर्जील इमाम की तलाश में दिल्ली समेत 5 राज्यों की पुलिस लगी हुई। इन राज्यों में ही शर्जील इमाम के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी और आखिरकार बिहार के जहानाबाद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शर्जील इमाम को दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। शर्जील इमाम की गिरफ्तारी जहानाबाद जिला के काको थाना क्षेत्र से हुई है और इस संबंध में आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। शर्जील इमाम की गिरफ्तारी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कड़ी टिप्पणी की। इस धरती पर किसी में दम नहीं है कि अपने इस भारत को टुकड़ों में बांट सके, ये कभी संभव नहीं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो आरोपी शर्जील इमाम के भाई की मदद से उस तक पहुंच पाई, जिसे सुबह ही हिरासत में ले लिया गया था। आज तड़के पुलिस ने फिर उसके घर पे छापेमारी की है और उसके छोटे भाई मुजम्मिल इमाम जो यहाँ काको में रहता था उसको हिरासत में लिया गया है। शर्जील इमाम की गिरफ्तारी के बाद उसे जहानाबाद की एक कोर्ट में पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस ने उसकी ट्रांजिट रिमांड की अर्जी लगाई।
जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिया। शर्जील इमाम की गिरफ्तारी के बाद उन राज्यों की पुलिस भी हरकत में आ गई जिन्होंने उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। इनमें उत्तर प्रदेश पुलिस भी है, जिसने अलीगढ़ में विवादास्पद भाषण देने के मामले में शर्जील इमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें हमारे यहाँ पे भी जो मुकदमा पंजीकृत है उसमें उसके लिए हम लोग जो है रिमांड के लिए अप्लाई करेंगे। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलावा असम, मणिपुर और अरुणाचल में भी शर्जील के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने तो जानकारी दी है कि वो जामिया हिंसा में भी शर्जील इमाम की भूमिका की जांच करेगी। देखिए, जो सेक्शंस लगे हैं उन सेक्शंस में अगर कोई आदमी ऐसी भड़काऊ भाषण देता है जिससे कि आप राइट कॉज करते हैं या गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के खिलाफ आप भड़काते हैं लोगों को, तो वो सेक्शन अट्रैक्ट होता है। देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र शर्जील इमाम की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ के रायपुर में बड़ा हमला बोला और उसे देश के लिए खतरा बताया। कल भी ये शर्जील का बयान देखिए, वीडियो देखिए, देख रहे हैं ना, कन्हैया कुमार से भी ज्यादा खतरनाक। चिकन नेट को काट दो, आसाम भारत से कट जाएगा। अरे 7 पुश्ते लग जाएगी भैया, आसाम से। आज दिल्ली पुलिस ने उनको धर लिया है और आज जेल की हवा खाने के लिए उनको। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के हरिनगर में एक रैली की और इस दौरान उन्होंने शर्जील इमाम का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। ये शर्जील को दिल्ली के क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया है, इस बात को हमको ध्यान रखना। अब हम तुमसे जानना चाहते हैं कि तुम जो वहां भाषण देते हो, तुम्हारे साथ शर्जील भाषण देता है, तुम्हारा और उनका क्या संबंध है? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को देश पहले है, वोट बाद में है, और आप पार्टी के लिए वोट पहले है, देश बाद में है। बीजेपी के दूसरे नेताओं की तरह केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी शर्जील इमाम के बहाने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। एक दिन पहले केजरीवाल ने शर्जील इमाम की गिरफ्तारी में देरी पर गृह मंत्री से सवाल पूछा था। गिरफ्तारी के बाद जो शोर मचाएंगे उनमें केजरीवाल जी का भी नाम होगा। कन्हैया के केस में हम पहले देख चुके हैं, जब टुकड़े टुकड़े गैंग बना था तो आज तक अनुमति नहीं दी उन्होंने मुकदमा चलाने की। अब भाषण चुनाव है तो कह रहे हैं चुनाव के बाद तुरंत पलटी मारेंगे और फिर चार्जशीट की अनुमति केजरीवाल बिल्कुल नहीं देंगे। मैं जानता हूं उनको और आप भी जानते हैं। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने विवादास्पद बयान देने वाले शर्जील इमाम के समर्थन में एक मार्च निकाला। विवादास्पद बयान देने के इसी मामले में शर्जील इमाम पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है, जिसके विरोध में जेएनयू के कुछ छात्रों ने मार्च निकाला और शर्जील इमाम के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से शर्जील पर लगाए केस वापस लेने की मांग भी की। प्रदर्शन में शामिल कुछ छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून का भी विरोध किया। यही नहीं, प्रदर्शन करने वाले छात्रों की अगुवाई जेएनयू की छात्रा आफरीन फातिमा ने की, जिनका हाल में विवादास्पद बयान वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिन्होंने शर्जील इमाम को पीड़ित बताकर केंद्र सरकार को घेरा। आज जब कुछ लोग जेन्युइनली मुसलमान कौम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो आप उनको एंटी नेशनल करार दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर विरोध प्रदर्शन और तेज करने की धमकी दी। झारखंड के गुमला में कुएं में गिरे हाथी के एक बच्चे को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। यह हाथी पास के जंगलों से भटककर एक गांव में पहुंचा और खेत में बने कुएं में गिर गया, जिसके बाद वन विभाग की एक टीम ने कई घंटों की मेहनत के बाद हाथी को सुरक्षित कुएं से निकाल लिया। हाथी को कुएं से निकालने के लिए जमीन खोदने वाली मशीन की मदद ली गई और कुएं के आसपास खुदाई कर उसके निकलने का रास्ता बनाया गया। कुएं में पत्थर और लकड़ियां भी भर दी गईं ताकि हाथी थोड़ा ऊपर आ सके। इसके बाद किसी तरह हाथी को कुएं से बाहर निकाला जा सका। हाथी कल रात्रि को 7:30 बजे के करीब में यहाँ पर कुआं में गिर के फंस गया था। उसको बहुत अच्छी तरह से जेसीबी की मदद से और गांव वालों के सहयोग से निकाल लिया गया है। बताया गया कि यह हाथी कई घंटों तक कुएं में फंसा रहा, जिसकी खबर लगते ही वहां गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। कुएं में कई फीट तक पानी भरा हुआ था, जिसमें हाथी लगभग पूरी तरह डूबा था और बाहर निकलने के लिए बुरी तरह छटपटा रहा था। लेकिन इतने भारी भरकम हाथी को निकालना किसी के बस की बात नहीं थी। हालांकि वन विभाग के कर्मियों ने उसे सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया और जंगल की तरफ भगा दिया। अमेरिका के अलाबामा में टेनेसी नदी के किनारे खड़ी कई नावों में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे वाली जगह पर ज्यादातर हाउस बोट यानी वो नावें खड़ी थीं जिनमें लोग रह रहे थे और रात को अचानक हुए हादसे में उन्हें बचने का मौका नहीं मिला। रात के वक्त काफी दूर से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आईं।
हादसे की खबर मिलने पर बचाव दल भी वहां पहुंचा और आग में झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। 7 people were rescued from the water. They were taken to the hospital for treatment. इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। आग लगने की वजह से वहां खड़ी 35 नावें पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि एक नाव में धमाके के साथ आग लगी और कुछ देर में वो बाकी नाव में भी फैल गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक कार्यक्रम के समय पूर्व बीजेपी विधायक को नागरिकता कानून पर बोलने से रोक दिया गया। यहां गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी नेता रमेश दुबे शिरकत करने पहुंचे थे, जिसका वीडियो अब सामने आया। इस वीडियो में साफ दिखा कि रमेश दुबे ने जैसे ही मंच से नागरिकता कानून के बारे में बोलना शुरू किया, वहां मौजूद एसडीएम उनके पास पहुंची और उन्हें सीएए पर बोलने से मना कर दिया, जिस पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। मुझे आप नहीं रोक सकते, ये भारत का अधिनियम है, भारत सरकार ने पास किया है। कुछ देर बाद बीजेपी नेता ने एक बार फिर से माइक संभाला और एसडीएम पर नागरिकता कानून पर बोलने से रोकने का आरोप लगा दिया। रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पुनः आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना भाषण जल्द ही खत्म करने के बाद बीजेपी नेता रमेश दुबे मंच पर मौजूद दूसरे लोगों के साथ बैठ गए। मलेशिया के पेटालिंग जाया में एक बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। हादसा वहां के एक हाईवे पर हुआ, जहां कई गाड़ियां तेज रफ्तार में दौड़ रही और सबसे बाईं ओर की लेन में एक बाइक सवार धीमी रफ्तार में चल रहा था। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार आई और उसने सामने वाली कार को ओवरटेक करने की कोशिश की। इस कोशिश में उस कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार गिर पड़ा, लेकिन तुरंत खड़ा भी हो गया। इस हादसे में बाइक सवार को मामूली चोट आई। बताया गया कि बाइक सवार ने आरोपी कार सवार की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई और पुलिस ने भी उसे ढूंढने की कोशिश तेज कर दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गायब हैं। दोनों ने अब तक दिल्ली में कोई चुनावी सभा नहीं की, जिससे बीजेपी को न केवल कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया, बल्कि पार्टी ने कांग्रेस और केजरीवाल में मिलीभगत का आरोप भी लगा दिया। राहुल गांधी जी दिल्ली के वोटर हैं, रहते दिल्ली में हैं। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनको छोड़कर वो जयपुर चले गए। राहुल जी, प्रियंका जी राजस्थान के दौरे पर ज्यादा हैं, दिल्ली में दौरा कम कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की मैच फिक्सिंग है। विरोधी इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में चुनाव प्रचार करने के बजाय राहुल गांधी ने जयपुर में युवा आक्रोश रैली की। लेकिन खबर है कि कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से राहुल ने दिल्ली में प्रचार से दूरी बनाई है। अजय माकन और जेपी अग्रवाल जैसे कद्दावर नेताओं ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। गुटबाजी का आलम यह है कि जिस शीला दीक्षित के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उनके बेटे संदीप दीक्षित को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर दिया गया। जाहिर है राहुल गांधी दिल्ली की बिखरी सेना के सेनापति नहीं बनना चाहते। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उसे कमजोर आंकने वालों को नतीजे चौंकाएंगे। कई राज्यों में हमसे ये सवाल पूछा गया था कि आप कहाँ हैं, आप तो गायब हैं। नतीजे कुछ और आए। वहाँ पे कई बड़े बड़े देश के चैनलों ने क्या क्या दिखाया कि हम इतने सीटें, 1 सीट 2 सीट, वहाँ क्या आया, मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से 40 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। इस सड़क को बनाने में करीब 50 मीट्रिक टन सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया। सड़क को तैयार करने के लिए कंपनी ने अपने सभी प्लांट और दफ्तरों से निकले प्लास्टिक के कचरे को जमा किया। इसके अलावा कई रिहायशी इलाकों से भी सिंगल यूज प्लास्टिक को इकट्ठा किया गया, जिसके बाद इसे तारकोल और गिट्टी में मिलाकर सड़क बनाने का मटेरियल तैयार किया गया। ये सड़क न धंसती है न टूटती है और सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो आसानी से बोटमीन की जगह लेते हुए जो है सीधे तारकोल और गिट्टी के साथ अपनी सतह तैयार करते हुए चला जाता है। दावा किया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बनाई जाने वाली सड़कें तारकोल से बनाई जाने वाली सड़कों के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ और सस्ती होती हैं। सड़क बनाने का इनिशिएटिव नहीं है ये एक पोल्यूशन कम करने का जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है उसका यूज करने का, जो उसका यूज नहीं होता है उसको वापरने का इनिशिएटिव है। अलग अलग तरह के ट्रायल में कामयाब रहने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रीरूट नाम से एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया, जिसका इस्तेमाल कर कहीं ज्यादा बेहतर और मजबूत सड़कें बनाई जा सकेंगी। इसके साथ ही देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे का भी निपटारा हो सकेगा। AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने मुंबई में एक रैली के समय मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इम्तियाज जलील ने CAA NRC को लेकर विवादास्पद बयान दिया। अगर कोई दस्तावेज हमसे आकर पूछेगा तो उनको जवाब देना घंटा ले। जो भाषा उन्हें समझ में आती है
वो भाषा में जवाब देने की जरूरत है। अगर इस कौम के साथ खेलते रहे तो वो दिन दूर नहीं, इंशाअल्लाह 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 दोबारा तुम्हें मुंबई के किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय चाय चाय। देश भर में जहां नागरिकता कानून के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं अब सीएए के समर्थन में भी रैलियां की जाने लगी है। बिहार के मधुबनी में जहां सांसद अशोक यादव की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया, वहीं झारखंड के जमशेदपुर में भारतीय जन मोर्चा पार्टी ने सीएए के समर्थन में यज्ञ का आयोजन किया। पुणे में एबीवीपी के छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकालकर सीएए, एनआरसी और एनपीआर का समर्थन किया। प्रशांत किशोर के सीएम नीतीश कुमार पर ट्वीट कर हमला बोलने पर जेडीयू नाराज हो गई है। दरअसल प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर अपनी पार्टी में शामिल किए जाने को लेकर नीतीश कुमार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। खबर है कि प्रशांत किशोर के ट्वीट से नीतीश कुमार भी खफा है। अब जेडीयू भी प्रशांत किशोर पर हमलावर हो गई है। जेडीयू नेता अजय आलोक ने तो प्रशांत किशोर को कॉर्पोरेट दलाल तक कह दिया है। अजय जी, अब तो तस्वीर साफ हो गई। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से प्रशांत किशोर पर निशाना साधा और प्रशांत किशोर ने पलट कर जो ट्वीट किया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहली बात तो प्रशांत किशोर ये जो कोरोना वायरस कही है, नाम लेना बंद कर दीजिए। ये नेता कब से हो गए कॉर्पोरेट दलाल? ये नेता कब से हो गए? नीतीश कुमार के रहमो करम पे यहाँ पे आके इतनी इज्जत बख्शी गई और अपनी औकात भूल गए हैं। ये हैं क्या? ये कॉर्पोरेट दलाली करते हैं। विश्वसनीयता कहाँ है? किसके साथ हैं ये? राहुल गांधी के साथ हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ हैं? डीएमके के साथ हैं कि शिवसेना के साथ हैं? या कभी हमारे साथ भी थे? और क्या बकवास करते हैं कि नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं अमित शाह को बोलने की। जब पहली बार नीतीश कुमार ने ये बात कही थी एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले मौर्या होटल में, उस वक्त मुंह में दही